Students, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? Amphibolic nature of respiration. वेरी गुड। जरा आप बता दो मुझे आप लोग कि जितने भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं तो मेनली वो किस में कन्वर्ट होते हैं और फिर एंटर होते हैं रेस्पिरेशन में? मेनली वो किस में कन्वर्ट होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, तो मेनली उनका कन्वर्शन होता है इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जब फैटी एसिड था, फैटी एसिड ने एसिटाइल कोएंजाइम दिया था और क्रेब्स साइकिल में एंटर हुआ था। प्रोटीन भी एसिटाइल कोएंजाइम दे सकता है और क्रेब्स साइकिल में एंटर हो सकता है, और ग्लूकोज भी एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक होता है और क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। तो बच्चों अब कौन है मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म? Which is the meeting point? Anabolic. No. Which is the meeting point of carbohydrate, protein, and this fat metabolism? Acetyl coenzyme A. कौन सा? Acetyl coenzyme A. तो आप याद रख लेना, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड्स में भी, और ये कन्वर्ट हो सकता है एक हार्मोन है जिसको हम लोग कहते हैं जिबरेलिक एसिड, और वो प्लांट हार्मोन है उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसी सेम टॉपिक को कंटिन्यू कर लेना और लिख लेना एसिटाइल कोएंजाइम ए is also used for the synthesis of gibberellic acid. और ये जिबरेलिक एसिड जो है याद रख लेना एक प्लांट हार्मोन है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट या आप लोग लिख सकते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी, और इसको हम लोग शॉर्टली OAA कह सकते हैं। इज ऑल्सो used for the synthesis of alkaloids. बच्चों एल्कोलाइड्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है, और इसका एग्जांपल जैसे मॉर्फिन है, कोडीन है, तो ये भी इसमें भी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यूज हो सकता है। और बाकी जो मैंने आपको मेन पॉइंट बताया था और वो सारा कुछ आपको ऊपर वाला बताया था मैंने। अब बता दो कितने एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यूजुअली सिंथेसाइज होता है? 36 या 38? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से अब क्या जनरली 36 हो सकता है या 38 हो सकता है? जरा कौन सा चैनल कॉमन है? क्या ग्लाइसरॉल फॉस्फेट शटल कॉमन है या मैलेट एस्पार्टेट शटल कॉमन है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आप लोग फिर रिवाइज का मतलब अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो रिवाइज नहीं कर रहे हैं इसका। या अब देखो मैंने आपको दो शटल बताया था, एक ग्लाइसरॉल फॉस्फेट शटल था और एक मालेट एस्पार्टेट शटल था। और मालेट एस्पार्टेट शटल में अगर NADH जाता है तो 3 ATP बनता है, और अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से जाता है तो 2 ATP बनता है। तो यूजुअली मैंने कहा था प्लांट्स में, नर्व्स में, मसल्स में ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट शटल होता है, और मैं आप लोगों को कहा था कि किडनी में, लीवर में या हार्ट में खाली मालेट एस्पार्टेट शटल होगा। तो इसीलिए यूजुअली 36 ATP बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। और बच्चों ये सारा कहानी जो था दिस वाज रिगार्डिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला वाला स्टेप जो था दैट वाज द ग्लाइकोलाइसिस, और जो सेकंड स्टेप था दैट वाज लिंक रिएक्शन, और जो तीसरा स्टेप था दैट वाज क्रेब्स साइकिल,
और जो चौथा स्टेप था दैट वाज ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो नाउ पुट अ हेडिंग देयर एंड राइट एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग आल्सो फर्मेंटेशन कहते हैं। जरा क्या बताया था मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है? Incomplete oxidation. वेरी गुड। हाँ, सो देखो इसमें इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या आप किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का लिख सकते हैं। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट in absence of oxygen। बच्चों कितना परसेंट ग्लूकोज का रिलीज होता था इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में, कितना परसेंट बताया था आप लोगों को? 7%. लेस देन, वेरी गुड, लेस देन 7%। तो इसका मतलब है जो ग्लूकोज का एनर्जी है वो सारा का सारा ट्रैप नहीं होता है एटीपी के फॉर्म में। देखो इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, all the energy of glucose is not trapped in the form of ATP. As maximum of energy is lost in the form of heat। आप लोग रिवाइज करते रहो। हाँ, जितना रिवाइज करेंगे उतना आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उतना आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। और जितना आप सेल्फ स्टडी कम करेंगे तो उतना आप लोगों का नुकसान है, और हैवी नुकसान होगा। अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और जो लाइफ में आपके ड्रीम्स होंगे वो कभी भी फुलफिल नहीं होंगे अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। अब बच्चों यहाँ में सारा का सारा ग्लूकोज का एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होता है, और कुछ ही होता है, और वो आपको पता है कि लेस देन 7% ऑफ द ग्लूकोज। अब ये फर्मेंटेशन जो है ये दो तरह का होता है। तो या लिख लेना हेडिंग वहां पे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, और या लिख लेना इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन में एक फर्मेंटेशन आप लोगों को याद रखना है, उसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और जो दूसरा फर्मेंटेशन है उसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, या लैक्टेट फर्मेंटेशन भी कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब दो तरह का फर्मेंटेशन होता है, एक को कहते हैं अल्कोहलिक और एक को कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो अब हमने देखना है कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ होगा और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होगा। आर यू डन विद दिस? No, sir. Wait. आप लोग खुद जान रहे हैं कि नई नई चीजें आप लोगों को पता चल रहा है, और नई चीजें आप लोगों को अगर याद रखना होगा उसके लिए मेहनत है। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो चीजें जो है हमेशा आप लोगों के लिए नई रहेंगी, और वो पुरानी कभी भी नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए आप डरो मत स्टडी से, और लड़ो, और लड़ने से आप लोगों को आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। और जो आप लोगों का टेस्ट है संडे को, उसमें भी आप लोग
यही रिवाइज कर लेना जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो बच्चों इसमें से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला वाला। तो जरा बता दो क्या है पहला वाला फर्मेंटेशन? Alcoholic fermentation. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो बच्चों इस फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ना इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका अंडर द एनारोबिक कंडीशन, और फिर जाके वहां में वो कन्वर्ट, जो पायरुविक एसिड होगा वो कन्वर्ट होता है CO2 में, और वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन दिस फर्मेंटेशन, in this fermentation the glucose is incompletely oxidized to इथेनॉल, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना अल्कोहल। तो बच्चों या हम इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जनरली अल्कोहल कहेंगे, और या एग्जैक्टली हम लोग कहेंगे इथाइल अल्कोहल। In this fermentation, the glucose is incompletely oxidized to ethanol and carbon dioxide. Under anaerobic conditions. Under anaerobic conditions, और इसमें दो एंजाइम यूज होता है। तो बच्चों एक एंजाइम को कहते हैं पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, और दूसरे एंजाइम को कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। सो अंडर anaerobic condition by two enzymes, that is pyruvate decarboxylase एंड लिख सकते हैं आप यहाँ में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। In this fermentation, the glucose is incompletely oxidized to ethanol and CO2 under anaerobic condition by two enzymes, that is pyruvate and alcohol. और बच्चों ये जो fermentation होता है ये carried होता है by yeast। देखो it occurs in yeast, और yeast याद रख लेना ये एक सिंगल सेल यूकेरियोट होता है। यूकेरियोटिक सेल है ये, और लेकिन एक ही सेल है इसके बॉडी में, और यही अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैरी करता है। क्लियर? तो अब देखो बच्चों, जो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होगा ना, तो ये 13% से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है, जो ही वो 13% अल्कोहल बनाएगा वो मर जाता है उस पे। तो इसमें लिख लेना इट इज हजार्डस, और या आप लोग लिख सकते हैं हार्मफुल, एज ईस्ट poison themselves to death. सर इट इज के बाद क्या है? It is hazardous, HAZARDOUS। hazardous का मतलब होता है harmful, as yeast poisons themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। जरा बच्चों आजकल जो हम लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर यूज करते हैं ना, कोई बताएगा मुझे वो सैनिटाइजर में क्या होता है? Ethanol, sir. इथेनॉल है ना, यही अल्कोहल होता है। अब बता दो क्या करता है वो इथेनॉल?
वायरस का जो स्ट्रक्चर है, वॉल है, उसको ब्रेक करता है और वायरस मर जाता है। अब बता दो मुझे, अगर ईस्ट अल्कोहल बना रहा है तो वो ईस्ट अब उस अल्कोहल में बचेगा या मरेगा? मरेगा। मरेगा, लेकिन कितने परसेंट पे मर जाता है? 13%। 13% पे मर जाता 13%. है। तो लेकिन इसीलिए अगर हम लोग जितने भी नेचुरल बेवरेजेस होंगे, तो नेचुरल बेवरेजेस में आप लोगों को याद रखना है कि 13% से ज्यादा अल्कोहल प्रेजेंट नहीं हो सकता है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? तो इसमें आप लिख सकते हैं 10 द मैक्सिमम परसेंटेज, that's the maximum percentage of ethanol in the beverages या in the alcoholic beverages. In the alcoholic beverages fermented naturally, thus maximum percentage of ethanol in the alcoholic beverages fermented naturally, बच्चों कितना होगा? less than 13%. Very good. Equal या less than 30%? हाँ, will be less than equal to 13%. और इसका मतलब होता है less than equal to 13%. मैक्सिमम कितना हो सकता है? 13, लेकिन 13 से कम भी हो सकता है, 11% भी होगा, 8 भी होगा, 7 भी होगा, 5 भी होगा, है ना? तो ये नेचुरली लेकिन जो होंगे, ठीक? Thus the maximum percentage of ethanol in the alcoholic beverages fermented naturally will be 13% या will be less than equal to 13%. ये कहानी समझ आ गया? Yes sir. हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये इथेनॉल का मैं अगर आपको रिएक्शन बता दूं, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह हम लिखते हैं शॉर्टली। तो हम कहते हैं कि अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो ये ग्लूकोज जो है जरा किस में ब्रेक डाउन होगा? पायरुवेट में, है ना? यस सर। जरा बच्चों, जब ये पायरुवेट में ब्रेक होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा वो जो इसको पायरुवेट में ब्रेक करेगा? ग्लाइकोलाइसिस, है ना? तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें यहाँ में 2 पायरुवेट मिलेगा। और फिर हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ में ये पायरुवेट जो है अब आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 इथेनॉल, और इथेनॉल को हम क्या लिख सकते हैं? C2H5OH, और प्लस लिख सकते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस लिख सकते हैं 59 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और इस एंजाइम को हम लोग शॉर्टली कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और लेकिन इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज में जो NADH होता है वो यूज होगा। तो अब कितने यहाँ पे जरा बता दो मुझे, कितने पायरुवेट हैं? 2। तो वो 2 पायरुवेट के लिए अब कितना NADH यूज होगा? तो NAD प्लस यूज होगा। तो पायरुवेट अब कन्वर्ट हुआ इथेनॉल में और CO2 में, और प्लस 59 किलो कैलोरीज एनर्जी मिला। Are you done with this? Yes sir. No, sir. सर 59 KCl का नीचे क्या लिखा? हाँ, 59 के बाद क्या लिखा? 59 Yes, sir, और किलो last- कैलोरीज, 59 किलो कैलोरीज। इसका के- बाद क्या लिखा है? हाँ, KCl का Bracket- मतलब है, हाँ, ब्रैकेट फिर में ये उसमें। इसे एनर्जी है, यहाँ में ब्रैकेट में लिखा है एनर्जी।
59 किलो कैलोरीज और फिर ब्रैकेट में लिखा है एनर्जी। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. अब देख लो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ में ड्यूरिंग अल्कोहलिक fermentation, glyceraldehyde 3-phosphate या इसको हम फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड भी कहते हैं, acts as electron donor and acetaldehyde acts as electron acceptor. During alcoholic fermentation, glyceraldehyde 3-phosphate यानी कि phosphoglyceraldehyde acts as electron acceptor and acetaldehyde acts as electron acceptor. Clear? अब देखो, ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये कैसे होगा। मैं यहाँ में क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा ग्लूकोज से, और बच्चों ग्लूकोज का हम लोग बता देंगे कि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। और ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों को पता है कि मल्टीपल स्टेप है, वो आप लोगों को मैंने हर कोई स्टेप सिखाया हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ में एक इंटरमीडिएट मिला, और वो मैं लूंगा यहाँ में फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, और यहाँ या ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में यहाँ पे लूंगा। जरा क्या ये ग्लाइसरल्डिहाइड एक ही होगा या ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल होंगे? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन एटम था और ये वाला 3 कार्बन एटम था। अब जो भी आगे आगे चीज होने वाला है वो 2 होने वाला है। तो यहाँ में ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट होता था 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में, और फिर आगे जाके 3-फॉस्फोग्लाइसरिक, और फिर आगे जाके 2-फॉस्फोग्लाइसरिक, और फिर उसके बाद बताया था मैंने फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और उसके बाद आप लोगों को बताया था मैंने पाइरुवेट बनता है। तो अब बच्चों बता दो मुझे, यहाँ में कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे पाइरुवेट के? 2 पाइरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अब ये पाइरुवेट जब बना था, तो आप लोगों को याद रखना है, पहले इस पे एक एंजाइम आता है, और उस एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। और ये पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज जो होगा, अब यहाँ में इस पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, क्या यहाँ में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा या 2 कार्बन डाइऑक्साइड? 2 कार्बन। और अगर याद रखना है, इस पाइरुवेट में 3 कार्बन होगा। और बच्चों अगर आप पाइरुवेट का स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं, और वो पाइरुवेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, CH3, और फिर जाके यहाँ में कीटोनिक ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ में प्रेजेंट होता है COO नेगेटिव, मतलब COH ग्रुप होता है। दिस इज पाइरुवेट। अब ये वाला COO नेगेटिव लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब यहाँ में बचेगा CH3CHO। तो बच्चों उस CH3CHO को हम लोग कहते हैं एसिटल्डिहाइड। अब देखो ये एसिटल्डिहाइड बताओ, अब 2 मॉलिक्यूल होंगे या 3? एक ही मॉलिक्यूल होगा, 2। अब बताओ इस पाइरुवेट, एक पाइरुवेट में कितने कार्बन थे? 3। क्या कोई बच्चा बताएगा मुझे इस एसिटल्डिहाइड में एक में कितने कार्बन होगा? 2। एक में कितना कार्बन होगा? 2। क्यों? क्योंकि एक कार्बन जो है वो लॉस हो गया, ये वाला कार्बन, और जो ये वाला कार्बन है ये यहाँ पे लॉस हो गया CO2 के फॉर्म में, और बचा कितना? 2 ही, CH3CHO। तो अब अगर हम लोग इस एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, वो ऐसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यह लिख सकते हैं सीधे CHO ऐसे, और या अगर CHO भी नहीं लिखे, और या ऐसे लिख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड O होगा और ये H होगा।
तो बच्चों ये स्ट्रक्चर होता है एसिटाल्डिहाइड का। तो अब इस एसिटाल्डिहाइड पे एंजाइम आएगा और वो एंजाइम का नाम जो है उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस जरा ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH प्रोड्यूस हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH प्रोड्यूस हुआ था? दो चलो ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP यूज हुआ था? दो वेरी गुड। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 ATP और ये कन्वर्ट किस में हुआ था? 2 ADP में। तो ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों को पता है कि 2 NADH बना था, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? ये NAD पॉजिटिव है, दो NAD पॉजिटिव है और ये 2 NAD पॉजिटिव कन्वर्ट होंगे 2 NADH में। बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट ATP कितना बना था? 4। तो यहाँ मैं लूंगा 4 ADP और यहाँ मैं लूंगा 4 ATP बना। अब देखो ये जो एसिटाल्डिहाइड है ना, ये कन्वर्ट होता है इधर में इथेनॉल में, और वो इथेनॉल में भी अब 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें इथेनॉल का। और एक इथेनॉल में आप लोग को पता है कि 2 कार्बन होता है, ठीक है। और वो इथेनॉल का अब यहाँ में रिडक्शन होगा, इस ग्रुप का C डबल बॉन्ड होगा, और जब इसमें रिडक्शन होगा तो ये बनेगा ऐसे CHA3 CH2 एंड बनेगा OH, और दैट मीन्स अब जाके इसमें रिड्यूस हुआ ये कीटो ग्रुप, और जब कीटो ग्रुप रिड्यूस होगा ये बनेगा इथेनॉल। तो रिड्यूस होने के लिए हमें यहाँ में NADH का जरूरत है। तो बच्चों NADH आएगा और वो 2 NADH यूज होगा, और वो 2 NADH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 NAD पॉजिटिव में। अब आप कहेंगे सर ये 2 NADH जो यहाँ यूज हुआ ये कहाँ से आया? अब देख लो खुद ही आप, जरा ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH बना था? 2 तो ये जो बना है यही इधर में यूज होगा, और ये 2 NAD पॉजिटिव जो है ये आएगा और ये यहाँ में यूज हो जाएगा। क्या कोई बच्चा अब बता सकता है मुझे ग्लाइकोलाइसिस में अब कितने ATP बनेंगे, ये कितने ATP बनेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के समय? जरा अब अपना दिमाग लगाओ और बता दो मुझे इस फर्मेंटेशन के समय अब कितना टोटल ATP बनेगा? 6 or 8. ना और दिमाग लगाओ जरा। 4 सर। हाँ 4 और सही कर दो। 2 वेरी गुड 2। जरा क्यों 2 ATP यूज होगा? देखो बच्चों 4 ATP डायरेक्ट बना, 4 में से माइनस कितना करना है हमें? ये यूज 2। और क्या ये NADH अब 6 ATP के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि ये यहाँ बना था और इधर क्या हुआ? यूज हुआ। तो इसीलिए ये 2 NADH कितने ATP के बराबर हो गया? इधर 0 ATP के बराबर, और ये यहाँ में बना था और इधर में यूज हुआ, तो इसीलिए इससे 0 ATP मिलेगा। नटशेल में कितना ATP बनेगा? 2 ATP बनेगा। क्लियर? और ये मैं आपको अभी बता दूंगा, बैलेंस शीट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो ये है पूरा मैकेनिज्म, और जो हमें इस का सीखना है, जो ये आप लोगों को मैंने लैक्टिक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बताया, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फिगर इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब NADH रिड्यूस्ड होता है या NADH को हम ऑक्सीडाइज वाला फॉर्म कहते हैं? बच्चों NADH रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है? रिड्यूस्ड। और NAD पॉजिटिव क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। और जरा ये एसिटाल्डिहाइड यहाँ में क्या है, रिड्यूस्ड है या ऑक्सीडाइज्ड है? ऑक्सीडाइज्ड। और इसको किसने इलेक्ट्रॉन दिया? NADH ने, और ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। ये आपको सीखना है, ये बड़ा इजी है, कोई इसमें नहीं है। ये वाला फॉर्म जो है, अब बता दो कौन से फॉर्म में है? ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में आ गया? अब रिड्यूस फॉर्म में। जरा ये वाला किस फॉर्म में था? ऑक्सीडाइज। ना रिड्यूस्ड।
और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड। जरा ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ लो आप। ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ग्लाइसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एसिटाल्डिहाइड एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बता दो मुझे ये क्या है, मैंने क्यों लिखा आप लोगों को ऐसे? अब इसको समझा दो मुझे। जरा क्या है ये, सेंटेंस पढ़ लो और इस डायग्राम में देख लो क्यों मैंने ऐसे लिखा। ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एसिटाल्डिहाइड एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बच्चों इस ग्लाइसरॉल्डिहाइड ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? NAD पॉजिटिव को। और NAD पॉजिटिव क्या बना? NADH। तो दैट मींस ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड खुद क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस ग्लाइसरॉल्डिहाइड को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ में? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर? डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखो ये NADH के इलेक्ट्रॉन अब किसको मिले? एसिटाल्डिहाइड को। और एसिटाल्डिहाइड क्या बना? इथेनॉल। तो अब बता दो यहाँ में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? ग्लाइसरॉल्डिहाइड। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? एसिटाल्डिहाइड। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये ऊपर लिखा दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा NAD पॉजिटिव को, NAD पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा, और ये NADH अपना इलेक्ट्रॉन देगा एसिटाल्डिहाइड को और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज और इसको करेगा रिड्यूस्ड, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। आर यू डन विद दिस? बच्चों हो गया ये? यस सर। तो अब हमें दूसरा फर्मेंटेशन देखना है, और वो दूसरा फर्मेंटेशन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। और या यहाँ पे आप एक पॉइंट लिख सकते हैं और इसको मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा। देखो ड्यूरिंग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन only 2 ATP are produced. और इसका एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा आगे दूंगा बैलेंस शीट में। तो अब आप लोग लिख लेना इधर में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड या इसको लैक्टेट भी कहते हैं। फर्मेंटेशन और इसमें आप लोग लिख लेना इट इज द पार्शियल और या incomplete oxidation of glucose to lactic acid. To lactic acid during anaerobic condition. During anaerobic condition. It is partially incomplete oxidation of glucose to lactic acid during anaerobic respiration. तो बच्चों इसको अगर मैं शॉर्टली आपको बता दूं तो शॉर्टली हम इसमें लिख सकते हैं कि अगर ये ये पायरुवेट है और ये पायरुवेट जो है, अब यहाँ में एक एंजाइम होता है तो यहाँ पे आप एंजाइम का भी लिख सकते हैं बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और उस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को हम लोग शॉर्टली LDH कहते हैं, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि LDH है, और ये LDH रिवर्सिबल रिएक्शन कैरी कर सकता है, और यहाँ में हमें लैक्टेट मिलेगा। और बच्चों इधर में यहाँ में NADH का यूटिलाइजेशन होगा,
और NADH जो है वो कन्वर्ट होगा NAD पॉजिटिव। अब आपको याद रखना है इधर में 3 ही कार्बन होगा और इसमें भी 3 ही कार्बन होता है। और ये होता है बैक्टीरिया में, इट occurs in bacteria. But human skeletal muscles also shows lactate fermentation. Lactate fermentation during oxygen deficiency. और बच्चों ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया में होता है ये, और लेकिन ह्यूमन का जो स्केलेटल मसल है और ह्यूमन का स्केलेटल मसल भी शो करता है लैक्टेट फर्मेंटेशन, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया। इज दिस क्लियर? अब जब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, तो एक्सरसाइज के समय मसल्स में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा होगा, तो तब जाके फिर लैक्टिक एसिड बनता है मसल के अंदर जब हम लोग कोई हैवी वर्कआउट करेंगे जैसे एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लेना, इन दिस fermentation phosphoglyceraldehyde, और फॉस्फोग्लाइसल्डिहाइड मतलब ट्रायोस फॉस्फेट है ये, जिसमें 3 कार्बन होता है। Acts as electron donor and pyruvate acts as electron acceptor. और बच्चों इसमें भी 2 ही ATP प्रोड्यूस होंगे, तो नेट ATP प्रोड्यूस the net ATP produced in this fermentation is 2. So ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में जो बैक्टीरिया के अंदर होता है, और लेकिन हमारे मसल भी शो कर सकते हैं लेकिन जब उनमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगा। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है जब हम लोग कोई हैवी वर्कआउट करते हैं जैसे एक्सरसाइज। आर यू डन विद दिस? No, sir. ये सब चीजें सीखनी है, और सीख जाओगे अगर आप लोग अपने आप पे भरोसा रखो। Done, sir. हाँ, तो अब देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा अब इसको इलाबोरेटेड वे में सिखा देता हूँ। तो इलाबोरेटेड वे में हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने उधर किया था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो मैं यहाँ पे ग्लूकोज लिखूंगा, और बच्चों ग्लूकोज से मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, और यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल जो है हमें मिल जाएगा किसका किसका ग्लाइसरल Dehyde 3-phosphate. वेरी गुड, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि 1,3-फॉस्फोग्लाइसरिक 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड
टू फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और फिर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से अब फाइनली कितना पाइरुवेट बनेगा? 2 pyruvate. 2 पाइरुवेट बनेगा। तो बच्चों ये पाइरुवेट का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा था, और जरा एंजाइम का नाम क्या बताया था मैंने? एंजाइम का नाम होता है Pyruvate decarboxylase. ना, इधर 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 इधर, इलेक्ट्रिक लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, एलडीएच जिसे हम कहते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों किसमें? लैक्टेट में। और लैक्टेट के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2। पाइरुवेट का अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, और ये लैक्टेट का स्ट्रक्चर होता है। लैक्टेट क्या होता है? वही पाइरुवेट का जो O डबल बॉन्ड होता है वो OH बनता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और बाकी सब सेम रहता है। और यहाँ में रहेगा H, और यहाँ में रहेगा ये देखो आप, यहाँ में ये क्या था? पाइरुवेट क्या था? CH3CO नेगेटिव। तो ये OH रिड्यूस होता है, O डबल बॉन्ड, और ये बनता है OH। और जब ये OH बनेगा तो ये लैक्टेट ऐसे लगता है। और अब बनेगा 2 मॉलिक्यूल, तो इसमें भी 3 ही कार्बन होता है, इसमें भी 3 ही कार्बन होता है। अब लेकिन बच्चों यहाँ में यूज होना है NADH इधर में, और कितने NADH यूज होंगे? 2। और वो 2 NADH जरा कितने NAD पॉजिटिव प्रोड्यूस करेंगे? 2। तो अब ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है कितना ATP बनता है? 2। और बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में कितना NADH बनता है? 2। और ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बनता है डायरेक्ट? 4 4। तो अब देख लो बच्चों, इधर ये जो NADH इधर में बना था और वही इधर यूज होगा, और जो यहाँ में ये बन रहा है और वो यहाँ यूज होगा। तो इसीलिए ये NADH कोई ATP यहाँ नहीं बनाएगा। तो जब कोई ATP नहीं बनेगा तो 4 - 2 वो हो गया 2 ATP। और ये है फिगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। अब बताओ मुझे, यहाँ में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन लग रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? खुद बताओ। डोनर ग्लाइसरॉल्डिहाइड वेरी गुड, ग्लाइसरॉल्डिहाइड। जरा एक्सेप्टर कौन है? पाइरुवेट पाइरुवेट है। देखो इस ग्लाइसरॉल्डिहाइड ने इसको दिया इलेक्ट्रॉन NAD पॉजिटिव को, और ये NADH किसको दे रहा है? पाइरुवेट को। तो पाइरुवेट क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। ये क्या है? ऑक्सीडाइज। ये क्या है? रिड्यूस्ड। ये क्या है? ऑक्सीडाइज। ये क्या है? रिड्यूस्ड। और ये क्या है? रिड्यूस। ये क्या है? ऑक्सीडाइज। तो दैट मींस यहाँ में हम लोग कहेंगे पाइरुवेट क्या ऑक्सीडाइज्ड है इधर, या पाइरुवेट रिड्यूस्ड है? ऑक्सीडाइज्ड। और बच्चों ये लैक्टेट को क्या मानेंगे हम? रिड्यूस्ड, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया NADH से। क्लियर? सो ये था रिगार्डिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। तो अब मैं आपको बैलेंस शीट बता दूंगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. सो अब देखो यहाँ पे आप हेडिंग कर लेना बैलेंस शीट। और यहाँ ATP प्रोडक्शन भी कहेंगे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें लिख लेना द टोटल ATP, या ऐसे लिखो 2 ATP are net produced during anaerobic respiration. तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ में सबसे पहले
मैं यहाँ लिखूंगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बच्चों कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में? कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा? 4। ये वाला कहा था मैंने आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा। और यहाँ में कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कितना होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कोई बता सकता है कितना, यानी कि जहां में किसका यूज होगा? एटीसी का। और जरा कितने NADH बना था ग्लाइकोलाइसिस में? 2 2। तो 2 ही बना था। तो अब बता दो वो 2 ही अब यहाँ पे एटीपी देगा या वो 0 एटीपी के बराबर होगा? के बराबर। 0 एटीपी के बराबर। तो दैट मीन्स NADH से कोई एटीपी नहीं मिलेगा। तो अब बताओ मुझे एटीपी कितना यूज हुआ? एटीपी 2 कितना सर। यूज? 2 हुआ। 2। तो अब आप लोग ही बता दो मुझे, अब टोटल एटीपी कितना होगा? अब टोटल एटीपी वो 4 एटीपी माइनस 2 एटीपी, और टोटल कितना होगा? 2 एटीपी। ये 4 बना और इसको माइनस करेंगे जो यूज हुआ, तो क्योंकि ये NADH जो है वो 0 एटीपी के बराबर है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि नेट एटीपी जो प्रोड्यूस होगा एंड दैट विल बी दिस मच। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं the NADH produced during glycolysis in anaerobic respiration are utilized to reduce pyruvate into what? या तो पायरुवेट किस में रिड्यूस हुआ था? इथेनॉल में। या तो बच्चों पायरुवेट किस में रिड्यूस हुआ था? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए ये NADH जो है ये कोई एटीपी नहीं देगा। या तो ये पायरुवेट को रिड्यूस करता था इथेनॉल में, और या तो ये पायरुवेट को रिड्यूस करता है लैक्टेट में। और यहाँ पे देखो, यहाँ में पायरुवेट को रिड्यूस करा लैक्टेट में इस NADH ने, और बच्चों यहाँ में पायरुवेट को रिड्यूस किया था इथेनॉल में, तो इसीलिए मैंने लिखा या तो पायरुवेट इथेनॉल में या लैक्टेट में रिड्यूस हो चुका है, और टोटल अब बनेगा 2 ही एटीपी। इज दिस क्लियर? बच्चों हो गया ये? यस सर। हाँ, तो अब आप लोग नेक्स्ट जो है उधर में हेडिंग कर लेना पैस्चर इफेक्ट, इसी में सब हेडिंग लिख लेना। एनारोबिक रेस्पिरेशन में नंबर देने का कोई जरूरत नहीं है। देखो द inhibition of anaerobic respiration या ब्रैकेट में आप लोग फर्मेंटेशन भी लिख सकते हैं।
by oxygen is called as Pasteur effect. It's called as Pasteur effect. Clear? अब देखो बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे इनहिबिट होगा। और इसमें आपको इनहिबिट याद रखना है, तो इसमें लिख लेना ईस्ट इज अ facultative anaerobe, as it can show both aerobic and anaerobic respiration. It is a facultative anaerobe and it can show both aerobic and anaerobic respiration. Because during oxygen deficiency, yeast, जरा बच्चों खुद ही बता दो, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के समय कौन सा रेस्पिरेशन शो करेगा? Anaerobic. Very good, anaerobic respiration. Anaerobic respiration and produces only 2 ATP. Clear? तो इसमें लिख लेना during oxygen increase, yeast shows aerobic respiration. During oxygen increase, yeast shows aerobic respiration and produces 36 ATP. During oxygen increase, yeast shows aerobic respiration and produces 36 ATP. Thus, in presence of oxygen, the anaerobic respiration. अब बता दो बच्चों, क्या जब ऑक्सीजन आया ज्यादा हुआ, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ या एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इनहिबिट हुआ? अब जब यीस्ट ने एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया, क्या वो अब फर्दर कर रहा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या वो रोक दिया? वो रोक दिया। तो अब बता दो मुझे, ऑक्सीजन के आने से अब ईस्ट में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा या रुक जाएगा? रुक जाएगा। रुक जाएगा। तो क्या कहेंगे हम उस इफेक्ट को? Pasteur effect. The inhibition of anaerobic respiration by oxygen is called as Pasteur effect. तो जो ही ईस्ट को ऑक्सीजन अच्छा मिलता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को स्टॉप करता है। तो इसी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का स्टॉप होना, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट? क्या कहते हैं? पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट कहते हैं। तो अब आप लोग यहाँ में क्वेश्चन लिख लो। तो क्वेश्चन में लिख लेना, एनसीईआरटी ने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वे टू ऑब्टेन alcoholic beverages of alcohol content greater than
greater than 13%. What is the way to obtain alcoholic beverages of content greater than 13%? बच्चों नेचुरली फर्मेंटेड बेवरेजेस में कितना परसेंट अल्कोहल होगा? 13%. 13 less than equal to 13%. अब कह रहा है कि यहाँ में बहुत सारे बेवरेजेस हैं जिनमें 70% भी अल्कोहल है, 80% भी अल्कोहल है, 60% भी है, 30% भी है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है? एनसीईआरटी ने आप लोग एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है कितना एटीपी बनेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, वो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया कि तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस जिनमें ये होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो है याद रख लेना आप, इसका आंसर होगा डिस्टिलेशन। What is the answer of this question? Distillation. अब आप लोग का क्वेश्चन होना चाहिए मुझसे, सर क्या होता है इस डिस्टिलेशन से, कैसे हम अल्कोहल का कंटेंट इंक्रीज कर सकते हैं? ये आप लोगों के इंटरेस्ट पे डिपेंड होता था। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट होता तो आप लोग पूछते मुझसे सर क्या होता है, कैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे 13%। आंसर तो आप लोगों ने रटा हुआ याद रख लिया डिस्टिलेशन। अगर पूछा जाए कैसे, तो वो थोड़ा कैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि डिस्टिलेशन को यूज करेंगे टू इंक्रीज द। तो इसमें लिख लेना अल्कोहलिक बेवरेजेस सच एज जैसे रम है, जैसे विस्की है, या बच्चों जैसे जिन है, have alcohol concentration more than 13%. Alcohol concentration more than 13%. So इसमें लिख लेना सर विस्की के बाद क्या लिखा? जिन GIN. Alcohol has a boiling point of 78.5 degree and water has, किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है वो बंद रखें। ये सेंट्रल, चलो मैं ही म्यूट करता हूँ। चलो रोहिना आप भी ये रख दो माइक्रोफोन ऑफ। सर बॉइलिंग का बाद क्या है? हाँ अभी मैं बता दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट लिख लेना, boiling point of 78.5 degree and water has, जरा कोई बच्चा बताएगा मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। 100 डिग्री। तो इसमें लिख लेना ड्यूरिंग डिस्टिलेशन the alcohol is evaporated at a temperature above 78.5 degree and below 100 degrees. For the evaporated alcohol
evaporated alcohol is then condensed. The evaporated alcohol is then condensed to concentrate the alcohol above 13%. आपको इस बच्चे को समझ नहीं आया, मैं और थोड़ा डायग्राम से समझा देता हूँ बच्चों। ये हमारे पास यहाँ में एक बीकर रखा हुआ है जिसमें सपोज फर्मेंटेशन किया था और उसमें कलेक्ट किया, तो ये हमने सपोज नीचे हीट दे दिया और हीट दे रहे हैं, तो अब इसमें मानेंगे हम ये वाटर है और इस वाटर में यहाँ में हम लोग कंसिडर करेंगे ये अल्कोहल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जरा जो क्या है ये यहाँ पे बेवरेज, ठीक है, और जिसका हमने क्या बनाया था नेचुरल। अब बता दो ये नेचुरल बेवरेज जो है इसमें कितना अल्कोहल होगा, कितना अल्कोहल होगा, लेस देन इक्वल टू व्हाट 13%। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, जरा आप बता दो मुझे हीट देने से अब क्या लग रहा है आपको। अगर हम लोग 78 डिग्री से अबव, 70 डिग्री से अबव और 100 डिग्री से बिलो, जरा क्या चीज आपको लग रहा है कौन इवापोरेट हो जाएगा? अल्कोहल। 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 तो ये ब्लू वाला जो है हम लोग क्या रख लेंगे वाटर, और जो ये पिंक वाला है ये क्या रख लेंगे हम, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे ये अल्कोहल। Let me suppose this bluish is water and this pink one is alcohol. अब बच्चों यहाँ में वेपर बन जाएगा अल्कोहल का। अब इस वेपर अल्कोहल को हम लोग जरा कौन सा प्रोसेस करेंगे यहाँ में, कंडेंसेशन। और बच्चों जब हम लोग इसको कंडेंसेशन करेंगे तो ये वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो अब ये हम लोग मानेंगे कि यहाँ में कंडेंस अल्कोहल है। अब बताओ ये कंडेंस अल्कोहल में अब क्या 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हो सकता है वाटर भी कुछ आए लेकिन मैक्सिमम वाटर कहाँ रह जाएगा, नीचे, और खाली क्या वेपर बन रहा है, अल्कोहल। और जब खाली वेपर अल्कोहल बनेगा, अब वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और जब वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होए क्या कहते हैं प्रोसेस को, कंडेंसेशन कहेंगे। तो ये मतलब ये लिक्विड अल्कोहल हो गया। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज द डिस्टिलेशन। और अब 13% से ज्यादा हो सकता है। अब क्या है कौन सा प्रोसेस है जिससे हम 13% से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अल्कोहल का कंसंट्रेशन, डिस्टिलेशन। बच्चों क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री, और अल्कोहल का 78.5। तो अबव 75 बिलो 100 हम यूज करेंगे अल्कोहल को कंसंट्रेट करने के लिए। तो ये था रिगार्डिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस। और अब आप लोग एक और क्वेश्चन लिख लेना, और क्वेश्चन में लिख लेना आप व्हाट इज द process by which
which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy. ये हटा दो, किसी बच्चे ने ये ड्रा किया है, इसको हटा दो. And extract the energy stored to synthesize a larger number of ATP needed for cellular metabolism. तो बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ लो, एनसीईआरटी में है आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, और बता दो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. Aerobic respiration. Very good, aerobic respiration. So what is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored to the synthesis large number of ATP? तो क्या होगा उसको, इसका आंसर क्या होगा? The aerobic respiration. So इसमें आप लिख सकते हैं complete oxidation of glucose to CO2, और किसमें होता है वो? Water and what? Energy, huh? And large amount of energy. जरा वो large amount of energy कितना था? 36 or 38. 36 or 38. Complete oxidation of glucose to CO2, water, and energy occurs during aerobic respiration. Aerobic respiration. बच्चों ये था रिगार्डिंग आप लोगों का एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो अब आप लोगों को एक टॉपिक आता है कि फेट्स ऑफ पाइरुवेट. ना पाइरुवेट produced by glycolysis is converted to acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A by बच्चों कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन? By aerobic respiration or to ethanol and lactate by anaerobic respiration. Pyruvate produced by glycolysis is converted to acetyl coenzyme A by aerobic respiration or to ethanol and lactate by anaerobic respiration. Clear? जो आप लोगों ने पढ़ा है वही हम लोगों को यहाँ लिखना है, और कोई नया चीज एक्सप्लेन नहीं करना है, उसी को थोड़ा सा सम अप करना है, और इस टॉपिक को हमें थोड़ा सा बनाना है. फेट्स ऑफ पाइरुवेट. तो इसमें लिख लेना ड्यूरिंग aerobic respiration, oxygen has no role
in glycolysis but plays role in Krebs cycle and ETC। बच्चों अब बता दो मुझे इस ऑक्सीजन का कहाँ में डायरेक्ट रोल है और कहाँ में इनडायरेक्ट रोल है। क्या ऑक्सीजन का डायरेक्ट रोल ईटीसी में है या क्रेब्स साइकिल में? क्रेब्स क्या साइकिल। कैसे क्रेब्स साइकिल का डायरेक्ट रोल है, जरा एक्सप्लेन कर दो मुझे। देखो ग्लाइकोलाइसिस, क्या ये जरूरी है कि ग्लाइकोलाइसिस हमेशा एरोबिक कंडीशन में होगा या ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक कंडीशन में भी होता है? दोनों में कंडीशन में दोनों में। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं है, लेकिन क्रेब्स साइकिल और ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उनके लिए ऑक्सीजन का रोल है ही। अब आप लोगों ने देखा था ईटीसी में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन होता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन। तो ईटीसी में ऑक्सीजन का डायरेक्ट रोल होता है, लेकिन क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं, ऑक्सीजन प्लेज indirect role in Krebs cycle and direct role in ETC और या oxidative phosphorylation। So इसमें लिख लेना the NAD positive used in Krebs cycle will be only regenerated in ETC. The NAD positive used in Krebs cycle will be only regenerated in ETC in presence of oxygen। बच्चों कॉम्प्लेक्स 1 को किसने इलेक्ट्रॉन दिया था? कॉम्प्लेक्स 1 को किसने इलेक्ट्रॉन दिया था? NADH। वेरी गुड, NADH ने। तो जब वो कॉम्प्लेक्स 1 को NADH ने इलेक्ट्रॉन दिया तो कॉम्प्लेक्स 1 NADH खुद किस में कन्वर्ट हो गया? NAD पॉजिटिव में, है ना? तो अब बताओ वो NAD पॉजिटिव अब कहाँ यूज होगा दोबारा से? क्रेब्स साइकिल में। जरा क्रेब्स साइकिल में NADH कहाँ से बना था? NAD पॉजिटिव से। मैं दोबारा से बता दूंगा, क्रेब्स साइकिल में NAD पॉजिटिव से क्या बना था? NADH। और ये NADH कहाँ गया? ये NADH कहाँ गया? ETC में। और ETC में क्या दिया? इलेक्ट्रॉन। और ये NADH वापस कहाँ में रिजनरेट हो गया? NAD पॉजिटिव में। और वो NAD पॉजिटिव वापस आएगा, यूज होगा क्रेब्स साइकिल में। तो इसीलिए क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ चाहिए डायरेक्टली? ETC में। और ETC में जब ऑक्सीजन यूज होगा तो NAD पॉजिटिव वापस जनरेट होगा और वही NAD पॉजिटिव आएगा, वो दोबारा से क्रेब्स साइकिल में यूज होगा। तो अगर NAD पॉजिटिव रिजनरेट नहीं होगा तो और क्रेब्स साइकिल कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली रोल नहीं है ऑक्सीजन का, इनडायरेक्ट रोल है, बट ऑक्सीजन के बगैर क्रेब्स साइकिल कभी भी नहीं होगा। ETC में डायरेक्ट रोल है ऑक्सीजन का और इसीलिए हो ही नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन के बगैर। और ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन के बगैर भी हो पाएगा, देयर इज नो रोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो मैं ये फेट ऑफ पायरुवेट का आपको समझा देता हूँ। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा पायरुवेट का, और बच्चों ये पायरुवेट है और इस पायरुवेट का अब यूज होना है और यूज होना इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो मैं कहूंगा कि ये एक डायरेक्शन है जहां में ये यूज हो सकता है, मैं कहूंगा ये दूसरा डायरेक्शन है जहां में यूज हो सकता है, मैं कहूंगा ये तीसरा डायरेक्शन है जहां यूज हो सकता है। और अब ये पायरुवेट अगर यूज होगा तो बच्चों यहाँ में आप लोग लिख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में।
और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा कि ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ से मैं लिखूंगा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ मैं लिखूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन। जरा एरोबिक रेस्पिरेशन में अब ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो बच्चों ये एसिटाइल कोएंजाइम ए किसके आप अंदर एंट्री मारेगा? किसके अंदर एंट्री मारेगा? क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम किसके फॉर्म में लॉस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लॉस होगा, और प्लस देगा एटीपी, जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। अब अगर मैं यहां से लूंगा लैक्टेट फर्मेंटेशन, कौन सा फर्मेंटेशन लूंगा? लैक्टेट फर्मेंटेशन। क्या ये एरोबिक कंडीशन होगा या एनारोबिक कंडीशन होगा? एनारोबिक। एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जरा ये बता दो मुझे, अब ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टेट में। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जरा अब बता दो मुझे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मींस किस कंडीशन में होगा? एनारोबिक कंडीशन में। और जब एनारोबिक कंडीशन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल। अब इसी को हम लोग कहते हैं फेट ऑफ पायरुवेट, यानी कि पायरुवेट का किस्मत है या तो लैक्टेट में कन्वर्ट होना, पायरुवेट का किस्मत है या तो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होना, पायरुवेट का किस्मत है या तो इथेनॉल में कन्वर्ट होना। और फिर जाके किस कंडीशन में वो आप लोगों को पता चला। और यहाँ में आप लिख सकते हैं फिगर इज फेट ऑफ पायरुवेट। क्लियर? Are you done with this? Yes, sir. So ये था रिगार्डिंग पायरुवेट का फेट। और अब आप लोग नेक्स्ट लिख लेना जरा, ये बदरपुर वाला जो स्कूल है ये अनम्यूट करे जरा, जरा सेंट्रल पब्लिक स्कूल बदरपुर, आप लोग कैमरा ऑन कर लो जरा। एक वही बच्चा उठेगा जिसको आता है लैपटॉप चलाना, और वो बच्चा नहीं उठेगा जिसको लैपटॉप चलाना आता ही नहीं है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है उधर तो वो प्लीज आए और कैमरा को एक बारी ऑन करें। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है कोई तो कोई बच्चा उठे सीपीएस बदरपुर में और वो कैमरा को ऑन करे। चलो आप लोग नेक्स्ट जो है लिख लेना आप नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन।
और बच्चों इसको हम लोग RQ कहते हैं। आप लोगों का मैक्सिमम खत्म हो गया और थोड़ा सा टॉपिक बचा है, एक दो छोटा मोटा, और उसको कवर अप कर लेंगे, और बाकी आप लोगों का मैक्सिमम जो चीज था वो सारा खत्म हो गया। सो इसमें लिख लेना द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of CO2 evolved to the volume of O2 consumed. The ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed during respiration. During respiration is called as respiratory question. और बच्चों इसका मतलब क्या है, जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है और वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व to the volume of O2 consumed, और ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें आप लोग पहला पॉइंट अब लिख लेना, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ carbohydrate is 1, और यह ब्रैकेट में लिख लेना यूनिट। तो जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, अगर C6H12O6, बच्चों C6H12O6 को बेसिकली जरूरत होता है 6 ऑक्सीजन का, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन में इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए भी ब्रेक करने के लिए, और प्लस ये कन्वर्ट हो जाता है 6CO2 में, और अगर हम ये वाटर मॉलिक्यूल जो यूज हुए हैं ये वापस निकलते हैं, और प्लस और वाटर मॉलिक्यूल, तो वो हो गए 12 वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस हम लेंगे यहाँ पे 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब देख लो आप यहाँ में कितना ऑक्सीजन यूज हुआ है, 6, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ है, ये निकला है 6। तो अब बता दो मुझे, ये कार्बोहाइड्रेट जो इधर है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो RQ ऑफ ग्लूकोज है मींस कार्बोहाइड्रेट है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हुए हैं, और बच्चों 6 ऑक्सीजन जो है वो यूज हुए हैं। जरा किसके बराबर होगा ये, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। तो 6/6 हो गया 1, तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का ये जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो 1 के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? नहीं सर। तो इसमें आप सेकंड लिख लेना, RQ of fats is less than 1, और लिख लेना दैट इज फैट का 0.7 होता है। और फिर आप लोग तीसरा लिख लेना, RQ ऑफ प्रोटीन्स, और बच्चों वो भी लेस देन 1 होता है, और वो लिख लेना 0.9। आप बता दो मुझे, इन प्रोटीन और फैट में क्या ज्यादा होता होगा इवॉल्व, CO2 या ज्यादा यूज होता होगा ऑक्सीजन?
हाँ, क्या फैट और प्रोटीन के लिए यूज होता होगा ज्यादा ऑक्सीजन या ज्यादा इवॉल्व होगा कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा इवॉल्व। अरे ये आपको अब सिंपल मैथ है भाई, ये तो 5वीं क्लास में आप सीखते हैं। जब न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो रेशियो क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और जब न्यूमिनेटर ही छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो क्या होगा रेशियो? लेस देन 1। तो अब क्या होता होगा? फैट और प्रोटीन के ब्रेकडाउन के समय ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम निकल रहा होगा। तो इसीलिए जब ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा न्यूमिनेटर छोटा होगा तो रेशियो जो है वो आएगा लेस देन 1। इज दिस क्लियर? जरा मुझे 2 एंजाइम का नाम बता दो जो ग्लूकोज को एनएरोबिकली ब्रेक करते हैं टू द इथेनॉल। मुझे 2 एंजाइम का नाम बता दो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है। Pyruvate decarboxylase, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज और सेकंड alcohol dehydrogenase, वेरी गुड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। जरा लैक्टेट फर्मेंटेशन के समय कौन सा एंजाइम यूज हुआ था? LDH, एलडीएच। एलडीएच का फुल फॉर्म क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। बच्चों अब कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है? 1। फैट्स का आरक्यू क्या होता है? 0.7, 0.7। और प्रोटीन का आरक्यू क्या होता है? 0.9. 0.9। तो अब आप लोगों के लिए ये आज असाइनमेंट है, ये आप लोग घर पे करके आएंगे। हाँ, तो इसमें आप लिख लेना आरक्यू ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आरक्यू ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज डैश। और ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक? किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? चलो, शुड आई एंड द मीटिंग? यस सर। चलो, ठीक है। Yes, sir.